आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं राजकुमार मौर्य। आज की इस क्लास के माध्यम से आपको अंकेक्षण की तकनीक, तैयारी और कार्य पद्धति के बारे में बताएंगे। ये हमारा 5वां चैप्टर है हमारी बुक में। आपकी बुक में कोई भी चैप्टर हो सकता है। बुक से नहीं मतलब टॉपिक से मतलब है। आपके सामने मैंने लिखा है अंकेक्षण की तकनीक क्या होती है, नवीन संस्थाओं के अंकेक्षण की तैयारी कैसे की जाती है। ध्यान दीजिएगा, इन सभी को मैं पूरा का पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। आप इसे अच्छे से पहले सुने, उसके बाद वीडियो को कहीं पर भी रोक करके इन सभी हेडिंगों को आप अपनी कॉपी में ज़रूर लिखें। पेपर में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। आप किसी भी विश्वविद्यालय का पेपर देंगे, किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम का पेपर देंगे, जहां पर अंकेक्षण से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, इन्हीं में से प्रश्न निकाले जाते हैं। यदि आप पूरी की पूरी क्लास को ज्वाइन नहीं किए हैं हमारी, तो हमारे दिए गए मोबाइल नंबर के माध्यम से आप हमारी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करने जा रहे हैं। अंकेक्षण की मुख्य तकनीक क्या है, अंकेक्षण मतलब एडिटिंग की मुख्य टेक्निक क्या है, अंकेक्षण को कैसे किया जाता है। अंकेक्षण में सबसे पहला जो कार्य किया जाएगा, सबसे पहली जो तकनीक होगी, भौतिक परीक्षण एवं गणना। अगर आपको कहीं पर ऑडिटिंग करने के लिए भेज दिया जाए, अंकेक्षण करने के लिए भेज दिया जाए, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले आपको क्या करना होगा? भौतिक परीक्षण एवं गणना। जो व्यवसाय में, जो व्यापार में या किसी कंपनी में लगी हुई संपत्तियां हैं, उनका भौतिक परीक्षण करेंगे। भौतिक परीक्षण का मतलब जिसे देखा जा सकता है, जिसे छुआ जा सकता है, उसका क्या करेंगे आप? भौतिक परीक्षण करेंगे। सबसे पहला तकनीक में आपको क्या बताया गया? जैसे भवन है, आप देख सकते हैं, स्टॉक है व्यवसाय में, आप देख सकते हैं, फर्नीचर है, आप देख सकते हैं, विनियोग के कागजात हैं, नकद पैसा है और नकद पैसे के अलावा कई प्रपत्र भी होते हैं जिन्हें आप देख करके भौतिक परीक्षण करेंगे और उनकी गणना करेंगे। फिर से दिमाग में सेट कर लीजिए, भौतिक परीक्षण एवं गणना का मतलब होता है जब आपको किसी भी संस्था का अंकेक्षण करना हो तो उस संस्था में लगी हुई संपत्तियों का आशय ऐसी संपत्तियों से है जिसे आप देख सकते हैं। उसको अपनी आँखों से देखेंगे, अपनी आँखों से उसे कैलकुलेट करेंगे। यही है क्या? भौतिक परीक्षण। संपत्तियां कई प्रकार की होती हैं। आपको संपत्तियों में कहा गया है भवन देखिए, स्टॉक देखिए, फर्नीचर देखिए, विनियोग देखिए, नकद देखिए और प्रपत्र को देखिए। आपको ध्यान देना है कि जब इसका सत्यापन करना हो तो आपको ये सत्यापन करने से पहले ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं, वास्तव में विद्यमान है कि फालतू के लिए लिख दी गई हैं प्रपत्र में, व्यवसाय के बैलेंस शीट में। अब आपको दूसरा देखना है, पुष्टिकरण। पुष्टिकरण का आशय होता है अंकेक्षक द्वारा किसी भी लेन देन की सत्यता की जांच हेतु संबंधित व्यक्तियों से पूछताछ करना। पुष्टिकरण का मतलब क्या होता है? पूछताछ करना। जो व्यवसाय में अगर कोई संपत्ति लगी हुई है, अगर कोई दायित्व देना है किसी को, अगर कोई लेन देन होना है, लेन देन हुआ है, तो आप अंकेक्षक हैं, आप कंपनी या संस्था की जांच करने गए हुए हैं। आप जब कंपनी की जांच करने गए हुए हैं, आप किसी भी लेन देन के संबंध में, किसी क्रय विक्रय के संबंध में,
कृषि संपत्तियों के संबंध में, किसी भुगतान एवं दायित्वों के संबंध में संबंधित व्यक्ति से, संबंधित संस्था से आप पूछताछ कर सकते हैं। पूछताछ का मतलब पुष्टिकरण कर सकते हैं। जैसे आपको किसी कंपनी में अंकेक्षण करने के लिए भेजा गया, अंकेक्षण का मतलब जांच करने के लिए भेजा गया, तो आप उस संस्था से संबंधित, अगर उस संस्था ने या उस कंपनी ने किसी बैंक से लोन लिया है तो उस बैंक के माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से, यानी पत्राचार का मतलब लेटर के माध्यम से आप पूछताछ कर सकते हैं। पत्राचार का मतलब लेटर से पूछताछ कर सकते हैं। अन्य कोई व्यक्ति है, उसके लेन देन से संबंधित आप पूछताछ कर सकते हैं। पहला है मूल्य प्रपत्रों एवं संलेखों की जांच। जो व्यवसाय में सामान को खरीदा गया है, बेचा गया है, मतलब सामान का मतलब वस्तुओं को या गुड्स को खरीदा गया है, बेचा गया है, संपत्तियां क्रय की गई हैं या बेची गई हैं, दायित्व का भुगतान किया गया है, उसके संबंधित जो मूल पत्र है, मूल्य के प्रपत्र हैं, प्रपत्र का मतलब कागज है, और संलेख हैं, संलेख का मतलब कागज है, उसकी जांच आप करेंगे अगर आप अंकेक्षण का कार्य करने सही से गए हैं तब। पहला मैंने बताया संपत्तियों की जांच पड़ताल किया जाएगा, संपत्तियों की भौतिकता को देखा जाएगा और उसका मूल्यांकन एवं गणना की जाएगी। अगर कोई लेन देन हुआ है व्यवसाय में तो उसकी पूछताछ संबंधित व्यक्ति से, संबंधित संस्था से की जा सकती है। अगर कोई मूल्य प्रपत्र है, मूल्य प्रपत्र का मतलब होता है जो क्रय विक्रय से संबंधित मूल्य निर्धारित किया जाता है, जिनके आधार पर क्रय किया जाए, विक्रय किया जाए, मजदूरी दी जाए, वेतन दिया जाए, अन्य किसी खर्चों से संबंधित, अन्य किसी आयों से संबंधित जो मूल्य होता है, उसके प्रपत्र होते हैं, उसका कागज होता है, उसकी भी जांच पड़ताल आपको करना होगा। पुनर्गणन का मतलब होता है एक अंकेक्षक को चाहिए कि लेखापाल द्वारा की गई गणनाओं को पुनः गणना कर ले। देखो भैया, आप अंकेक्षक हैं। अंकेक्षक का मतलब आप अपने आप को मानिए चार्टर्ड अकाउंटेंट, अंकेक्षण का कार्य करता है। आप अंकेक्षक हैं तो आप किसी व्यवसाय में अंकेक्षण करने जाएंगे तो आपके पहले जो लेखा किया रहेगा, लेखा कौन करता है? लेखा करता है अकाउंटेंट करता है। अकाउंटेंट को पूरा 100% ज्ञान नहीं होता है, हो सकता है कहीं पर गलती कर दिया हो, जैसे डिप्रिसिएशन निकालने में गलती कर दिया हो, कोई कैलकुलेशन करने में गलती कर दिया हो, तो आप अंकेक्षक हैं तो आपका यह दायित्व बनता है कि जो लेन देन हुए हैं, जो कैलकुलेशन हुए हैं, जो डिप्रिसिएशन लगाए गए हैं, उन सबको फिर से मिला लें, फिर से गणना कर लें। अगला है पुस्तपालन प्रणाली एवं खोज। पुस्तपालन प्रणाली एवं खोज में कहा गया है आपको यह जांच करना पड़ेगा जो पुस्तपालन के सिद्धांत हैं, बुक कीपिंग से सिद्धांत हैं, यानी कि डेबिट और क्रेडिट के सिद्धांत हैं, उनका पालन किया गया है कि नहीं किया गया है। कभी कभी जर्नल एंट्री गलती हो जाती है, लेजर भी गलत हो जाता है, कहीं कहीं पर ट्रायल बैलेंस भी गलत हो जाता है, पीएल भी गलत हो जाता है, गलतियां हो जाती हैं। आप कैलकुलेशन करते होंगे, आप पढ़े होंगे तो गलतियां होंगी ही। कोई व्यक्ति है, गलती होना स्वाभाविक है, तो उसमें यह जांच की जाएगी पुस्तपालन के नियमों का पालन किया गया है कि नहीं की गई है। अगर कोई नियम का ना ही पालन किया गया है तो उसकी पुनर्खोज, फिर से उसकी खोज की जाएगी और उसको सही करने का कार्य आपका होगा। आप अंकेक्षक हैं, आप अंकेक्षक हैं तो सारी जिम्मेदारी आपकी होगी। ठीक है। अगला है अवलोकन। अवलोकन का मतलब होता है आलोचनात्मक जांच। कभी अंकेक्षक को ऐसे तथ्य दृष्टिगोचर होते हैं जो नहीं होने चाहिए, उसकी आलोचनात्मक जांच भी कर लेनी चाहिए। जैसे किसी भी व्यय अथवा संपत्ति को डेबिट किया जाता है, उन्हें क्रेडिट किया गया हो। ध्यान दीजिएगा, अवलोकन का मतलब
आलोचनात्मक जांच करना, जैसे संपत्ति व व्यय डेबिट होते हैं तो इनको कभी कभी क्रेडिट कर दिया जाता है। जब इन्हें कभी कभी क्रेडिट कर दिया जाता है तो इनकी गहन जांच करना किसका कर्तव्य है? इनकी गहन जांच करना अंकेक्षक का कर्तव्य है। आपको मैंने अंकेक्षक बनाया है, आपका कर्तव्य है। पूछताछ, कभी भी ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं सही प्रमाण पत्र भी होने पर, जैसे सही रसीद होने पर संबंधित व्यक्ति से, संबंधित कर्मचारी से, संबंधित संस्था से पूछताछ भी करनी पड़ती है अंकेक्षक को। तो अंकेक्षक का एक कार्य है कि वो पूछ ले। सहायक लेखों का परीक्षण, आपको अंकेक्षक बनाया गया है। फिर से सुनिए, आपको पता होना चाहिए सहायक लेखे बनाए जाते हैं, जैसे क्रय पुस्तक, विक्रय पुस्तक, क्रय वापसी पुस्तक, विक्रय वापसी पुस्तक, देय बिल पुस्तक और प्राप्य बिल पुस्तक। ये सब क्या है? कैश बुक, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम, ये है सहायक लेखे। पिटी कैश बुक, इनका भी परीक्षण किया जाना चाहिए। अगला है संबंधित सूचनाओं में सहसंबंध, जो दो सूचनाएं जो एक दूसरे से आपस में संबंध रखती हों, दो सूचनाएं जो एक दूसरे से आपस में संबंध रखती हों, उनकी संबंध में उनका संबंध भी ज्ञात करना होगा, उनके संबंध को भी आपको मालूम करना होगा। अगला है परीक्षण जांच। परीक्षण जांच का मतलब होता है, परीक्षण जांच में उन मदों की जांच की जाती है जिसमें हमें यह आभास होता है कि अगर कोई कमी हो गई है किसी भी लेन देन में तो उसकी कौन सी जांच की जाती है? परीक्षण जांच की जाती है। बुक में कहा गया है इन सभी मदों की जांच नहीं की जाती, इनमें केवल उन्हीं मदों की जांच की जाती है, उन्हीं मदों की टेस्टिंग की जाती है जो चुनी हुई मदें होती हैं, उन्हीं मदों को कई टेस्टिंग की जाती है, सबकी जांच नहीं होती है। गहन जांच, गहन जांच का मतलब होता है जिसमें खास लेन देनों को, किसी खास लेन देन, कोई खास लेन देन है उसी का शुरू से लेकर अंत तक जांच कर ली जाए, उसे गहन जांच के अंतर्गत रखा गया है, उसे गहन जांच कहते हैं। अगला है नैतक्य जांच। नैतक्य जांच क्या है? नैतक्य जांच के अंतर्गत शुद्धता की जानकारी के लिए लेन देनों के लेखों की, उनके खतौनी आगे ले जाना, इनकी जांच की जाती है। नैतक्य जांच, नैतक जांच, कुछ ऐसे लेन देन होते हैं जिनकी प्रारंभ से लेकर अंत तक टेस्टिंग जांच की जाती है, उसे कहते हैं नैतक्य जांच। उसके बाद प्रमाणन। कोई भी अंकेक्षक अगर किसी भी लेन देन से संबंधित असंतुष्ट होता है तो क्या करता है? प्रमाणन, वाउचिंग का प्रयोग करता है। प्रमाणन किसे कहते हैं? प्रमाणन का मतलब होता है जब हम किसी दुकान पे जाते हैं सामान खरीदने के लिए तो दुकानदार हमें एक रसीद देता है जिसमें सामान का नाम लिखा रहता है, दर लिखी रहती है, टोटल अमाउंट लिखा रहता है। तो क्या होता है, हमारे लिए हम फाड़ फूड़ के फेंक देते हैं, घर लाते हैं इधर उधर फेंक देते हैं, लेकिन दुकानदार क्या किया रहता है, उसको रखे रहता है, उसके लिए वह बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसी के माध्यम से जर्नल और लेजर जर्नल तैयार किया जाता है। मैंने आपको बताया अंकेक्षण की मुख्य तकनीकें। मुख्य तकनीकों में मैंने आपको पहला बताया भौतिक परीक्षण। भौतिक परीक्षण का मतलब संपत्तियों का परीक्षण किया जाएगा आंखों से देख करके। पुष्टिकरण मतलब पूछताछ की जाएगी। मूल्य प्रपत्रों एवं संलेखों की जांच, जो मूल्य के प्रपत्र हैं व्यवसाय में उनके संलेख जो हैं, कागजात जो हैं, संपत्ति के क्रय विक्रय या मजदूरी का भुगतान या वेतन के भुगतान संबंधित उनकी जांच की जाएगी। पुनर्गणन मतलब होता है फिर से अगर किसी अंकेक्षक को लगता है कहीं पर गलती है तो उसकी फिर से गणना करे।
पुस्तपालन एवं प्रणाली पुनर्खोज का मतलब पुस्तपालन के नियमों व सिद्धांतों का पालन किया गया है कि नहीं किया गया है, इसकी भी जानकारी आपको उपलब्ध करना होगा। अवलोकन मतलब आलोचनात्मक व्याख्या करता है। अगर कहीं पर कोई डेबिट होना था क्रेडिट हो गया तो उसको भी अंकेक्षण को देखना पड़ता है। संबंधित पक्षकार से पूछा भी जा सकता है। ध्यान दीजिए, सहायक लेखों का परीक्षण, सहायक लेखे जो होते हैं क्रय पुस्तक, विक्रय पुस्तक, क्रय वापसी, विक्रय वापसी, इनकी जांच करता है। संबंधित सूचनाओं में सहसंबंध, उसके बाद परीक्षण जांच। परीक्षण जांच का मतलब किसी एक लेन देन के संबंध में शुरू से लेकर अंत तक जांच करता है। गहन जांच का मतलब गहराई से जांच करता है किसी भी लेन देन से संबंधित। नैतिक जांच का मतलब होता है, नैतिक जांच का मतलब होता है संबंधित लेखों की गणितीय शुद्धता की जानकारी के लिए, कोई गणितीय शुद्धता हो गई उसकी जानकारी के लिए। प्रमाणन का मतलब होता है जो सामान को खरीदते समय रसीद दी जाती है। इतना आप जब लिख लेंगे तो आपको ये बताने जा रहे हैं नवीन संस्थाओं के अंकेक्षण की तैयारी कैसे की जाती है। आपने कभी भी किसी भी संस्था का अंकेक्षण कार्य नहीं किया है तो आपको तैयारी क्या करनी होगी, आप कैसे किसी संस्था का अंकेक्षण करेंगे, यानी कि आप पहली बार कहीं पर अंकेक्षण का कार्य करने जा रहे हैं, जांच का कार्य करने जा रहे हैं पहली बार। ऐसा नहीं है कि नई संस्था खुली है, नई संस्था नहीं खुली है, संस्था पहले से चल रही थी, आपको जाना है, आपके लिए नया होगा तो आप क्या करेंगे। पूरा का पूरा मैंने हेडिंग वाइज लिखा है, इसको समझाएंगे बेहतर तरीके से। अगर आप हमारे यह वीडियो पसंद करते हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। क्या कहा है, नवीन संस्थाओं के अंकेक्षण की तैयारी। पहला, नियुक्ति पत्र की जांच करना। नियुक्त पत्र की जांच करने का मतलब होता है अंकेक्षक को सर्वप्रथम अपनी नियुक्त पत्र की जांच करके कार्यक्षेत्र पारिश्रमिक की जानकारी ले लेनी चाहिए। कोई अंकेक्षक है, आप अंकेक्षक है, आपको जो नियुक्त किया गया है अंकेक्षण के कार्य के लिए, आपको सबसे पहले पैसा वैसा के बारे में पता कर लेना चाहिए, कितना पैसा देंगे, ठीक, और कितना काम करवाएंगे इसकी भी जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। और ये भी जान लेना चाहिए अंकेक्षण का कार्य आपके अनुकूल है, अंकेक्षण का कार्य आपके अनुकूल है कि नहीं है। पहला नंबर, नियुक्ति पत्र की जांच करना। नियुक्त पत्र की जांच करने का मतलब होता है आपको अंकेक्षण के कार्य के लिए नियुक्त किया जाएगा, तो सबसे पहला काम आपको करना है, काम के लिए कहा गया है अपने कार्य क्षेत्र कितना काम कराएंगे, नहीं तो ले जाएं चपरासी वाला काम कराने लगे। ऐसा नहीं है, अंकेक्षक हैं आप, आपसे क्या कराया जाएगा, आपसे खातों की जांच कराई जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि ले गए भैया लेजर जर्नल ट्रायल बैलेंस सब बनाओ, एक कार्य आपका नहीं होता है। अंकेक्षक का कार्य क्या होता है, जांच करना। किसकी जांच करना, जर्नल बना है, लेजर बना है, ट्रायल बैलेंस बना है, बैलेंस शीट बनी है, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बना है, इसकी जांच करेंगे, इसमें कोई कमी तो नहीं है, कोई गबन तो नहीं हुआ है, कोई कपट तो नहीं हुआ है, ठीक है। और ये भी पता कर लो कितना पैसा दोगे, कंपनी कितना पैसा देगी, बिना पैसा के कोई काम नहीं होता है। ये भी जान लेना चाहिए अंकेक्षण का कार्य आपके अनुकूल है कि नहीं है। और ये भी जान लेना चाहिए जो अंकेक्षण का नियुक्ति पत्र मिला है अंकेक्षक के कार्य के लिए जिम्मेदार पदाधिकारी के सिग्नेचर हैं कि नहीं है उस पर। दूसरा नंबर, पूर्व के अंकेक्षक को सूचना प्रेषित करना। आप पहली बार अंकेक्षण कार्य करने गए हैं, इसके पहले उस संस्था में कोई अंकेक्षण का कार्य कर रहा होगा, करता रहा होगा,
सोचो, आप किसी संस्था में पहली बार अंकेक्षण करने गए हैं, जांच करने गए हैं, आपके पहले कोई अंकेक्षक अंकेक्षण का कार्य करता रहा होगा, उसने छोड़ दिया तो आपको बुलाया गया, या उसको हटा दिया गया तो आपको बुलाया गया। तो आप क्या करेंगे? चिट्ठी लिखिए, पत्राचार करिए और संबंधित सूचनाएं उस अंकेक्षक से आप प्राप्त कर ले। पहला भैया निर्धारण कर लो कितना पैसा मिलेगा, कितना काम करना पड़ेगा। फर्जी तो नहीं नियुक्त कर दिए हैं अंकेक्षक को, जिम्मेदार पदाधिकारी के हस्ताक्षर है कि नहीं है। दूसरा नंबर क्या करना पड़ेगा? आपसे पहले जो अंकेक्षण का कार्य करता रहा होगा उससे बातचीत कर लीजिए, पत्राचार कर लीजिए, आवश्यक सूचनाओं का आदान प्रदान कर लीजिए। भैया आपने काहे छोड़ दिया, ठीक है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए, किस लिए छोड़ दिया, कारण भी पूछ लेना चाहिए। कार्य क्षेत्र का निर्धारण अंकेक्षण का सबसे पहला कार्य होता है, और कार्य क्षेत्र का निर्धारण अंकेक्षक का सबसे पहला कार्य होता है। जब आप किसी संस्था में जाएं अंकेक्षण करने के लिए, तो आपको जब नियुक्त किया जाए, आप उससे पूछ लो कि लेखांकन वाला तो कार्य हमसे नहीं करवाओगे। लेखांकन का मतलब लेखापाल वाला काम, जो जर्नल बनाता है, जो लेजर बनाता है, जो ट्रायल बैलेंस बनाता है, वो वाला तो काम हमसे नहीं करवाओगे। करवाओगे तब भी बता दीजिए। जब वो वाला कार्य भी करवाओगे तो उसका पारिश्रमिक अलग से लिया जाएगा। जब अंकेक्षण के कार्य का काम करवाओगे तब उसका भी पारिश्रमिक अलग से लिया जाएगा। सबसे पहला काम कार्य का निर्धारण। सीए जो होता है, अकाउंटेंट वाला अगर कार्य करेगा तो उसकी बात भी ध्यान में रखनी होगी आपको। अगला नंबर, संस्था के स्वभाव का अध्ययन। आप किसी संस्था में जा रहे हैं अंकेक्षण का कार्य करने के लिए, तो उस संस्था का स्वभाव का अध्ययन भी आपको कर लेना चाहिए। जैसे आप गैर व्यापारिक संस्था का करने जा रहे हैं, तो गैर व्यापारिक संस्था के बारे में आपको जानकारी एक बार फिर से दोहरा लेनी चाहिए, क्या क्या नियम लगते हैं। क्योंकि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है, जो वकील बनता है, जिंदगी भर पढ़ता रहता है, लिखता पढ़ता रहता है, टीचर लिखता पढ़ता रहता है, अध्ययन आता रहता है। तो अगर आप किसी संस्था में अंकेक्षण करने के लिए जा रहे हैं, अगर वह बैंकिंग संस्था है तो बैंकिंग के पूरे नियम का अध्ययन कर लीजिए। अगर आप गैर व्यापारिक संस्था का अध्ययन करने जा रहे हैं तो वहां पर दूसरा नियम लगता है। अगर आप कंपनी का अध्ययन करने जा रहे हैं तो वहां पर दूसरा नियम लगता है। अगर आप साझेदारी का अंकेक्षण करने जा रहे हैं तो साझेदारी में अलग लगता है। एकाकी व्यापार का करने जा रहे हैं तो एकाकी व्यापार का अलग लगता है। होटल में, सिनेमा में करने जा रहे हैं तो कुल अलग है, सबकी अलग लेखांकन प्रणाली है। इस बात का अध्ययन आपको जरूर करना होगा। अगला है लेखाकर्म की पद्धति का अध्ययन। लेखाकर्म की पद्धति का अध्ययन, ध्यान दीजिए, हम लोग दोहरा लेखा प्रणाली पढ़ते हैं, और जो छात्र इंटरमीडिएट में कॉमर्स पढ़े होंगे उनको मिला होगा एक भारतीय बही खाता प्रणाली, जिसमें सब कुछ एकदम 100% हिंदी में ही लिखा जाता है, पेज ओज मोड़ के लिखा जाता है। उसे कहते हैं भारतीय लेखा प्रणाली पद्धति। एक होता है महाजनी लेखा प्रणाली पद्धति। तो आपको ये भी पता कर लेना चाहिए कि इनके व्यवसाय में, जिस व्यवसाय में आप अंकेक्षण के कार्य को करने के लिए जा रहे हैं, उस व्यवसाय में दोहरा लेखा प्रणाली रखी जाती है कि एक हरा लेखा प्रणाली रखी जाती है कि महाजनी सिस्टम रखा जाता है, उसका भी अध्ययन एक बार कर ले। लेखा पुस्तकों की सूची प्राप्त कर ले। लेखा पुस्तकों की सूची का मतलब होता है प्रत्येक व्यवसाय में कई प्रकार की लेखा पुस्तकें रखी जाती हैं। कई प्रकार का मतलब, जैसे एक तो जर्नल होता है, लेजर भी होता है, क्रय पुस्तक अलग से रखी जाती है, विक्रय पुस्तक रखी जाती है, क्रय वापसी पुस्तक, विक्रय वापसी पुस्तक, पिटी कैश बुक ना, कई प्रकार की पुस्तकें रखी जाती है। आप पढ़े होंगे जर्नल के बाद लेजर, उसमें सहायक पुस्तकें वगैरह, कई प्रकार की पुस्तकें रखी जाती हैं। सभी पुस्तकों की सूची प्राप्त कर लेनी चाहिए।
अगला है तकनीकी जानकारी। तकनीकी जानकारी में क्या कह रहे हैं, जिस संस्था का अंकेक्षण करना हो उससे संबंधित तकनीकी जानकारी आवश्यक होती है। ध्यान दीजिएगा, जैसे आपको गैर व्यापारिक संस्था का अंकेक्षण करना है तो उसमें जो तकनीकी जानकारी है, जो एडजस्टमेंट होते हैं, उसका ज्ञान होना जरूरी है। मतलब ज्ञान तो रहता ही है सीए को, लेकिन उसका अध्ययन करना पड़ता है, भूल जाते हैं ना। उसके बाद अगर कंपनी का अंकेक्षण करना है, मैन्युफैक्चरिंग का करना है या सेवा प्रदान वाली कंपनी का करना है, उसकी तकनीकी जानकारी, कितना भी बड़ा ज्ञान हो जाए हमको आपको 100% थोड़ी ज्ञान हो जाएगा, तो उसकी भी जानकारी रखनी पड़ती है। अगला होता है अंकेक्षण का उद्देश्य। बहुत सी संस्थाएं ऐसी होती हैं जिनका उद्देश्य होता है सत्यता की जानकारी प्राप्त करना, शुद्धता की जानकारी प्राप्त करना। बहुत सी कंपनी ऐसी होती हैं जिनका उद्देश्य होता है अपने कंपनियों के अंशों के मूल्य को ज्ञात करना, अंशों के मूल्य को ज्ञात करना और ख्याति का मूल्यांकन निर्धारित करना, संस्था के लिए छल कपट की जानकारी प्राप्त करना, समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों से संबंधित हस्ताक्षर के नमूने से संबंधित जानकारी प्राप्त करना। ध्यान दीजिए, क्या कहें, अंकेक्षण का उद्देश्य। अंकेक्षण का उद्देश्य क्या होता है, कई उद्देश्य होते हैं। कंपनी के अंशों का नया मूल्य निकालना है, कंपनी को लाभांश घोषित करना है वर्ष के बीच में या वर्ष के अंत में, कंपनी को सत्यता की जांच करानी है, कपट की जांच करानी है, गबन की जांच करानी है। अलग अलग बहुत से उद्देश्य हैं, उद्देश्य में मैंने आपको बताया है। अगला है संस्था के अधिकारियों के नाम। जितने भी संस्था के आप अधिकारी हैं संस्था में लगे हुए, सबका नाम नोट कर लो, नाम पता सब लिख लो, हस्ताक्षर उनके अधिकार उनके कार्यक्षेत्र का भी निर्धारण आपके ही द्वारा किया जाएगा। आप अंकेक्षक हैं। कर्मचारियों के बीच कार्य वितरण प्रणाली। कौन सा कर्मचारी कौन सा कार्य करता है, कौन सा कर्मचारी कौन सा कार्य करता है, एक अंकेक्षक को इस बात का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि उसी से संबंधित, अगर उस विभाग से संबंधित कोई काम है तो उसी कर्मचारी से पूछा जाएगा। आंतरिक रोग प्रणाली की जांच करना। आंतरिक रोग प्रणाली का मतलब होता है आंतरिक रोग कुशल एवं प्रभावशाली प्रणाली गलतियों व छल कपट की संभावनाओं पर रोक लगा देती हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत एक कर्मचारी का काम दूसरी कर्मचारी द्वारा किया जाता है। अंकेक्षक को लिखित रूप में विवरण लेकर आंतरिक रोग प्रणाली की जांच करनी चाहिए। ध्यान दीजिए, संस्था में कई स्तर के कर्मचारी होते हैं। एक होता है ए कैटेगरी का, एक होता है बी कैटेगरी का, एक होता है सी कैटेगरी का। कभी कभी होता है संस्था के अंदर ही जांच की जाती है। ए बी सी कैटेगरी के अगर कर्मचारी हैं तो ए वाला बी का करेगा, बी वाला सी का करेगा। तो इसकी भी पूरे विवरण को आपको जानकारी ले लेनी चाहिए, इसी कोई जांच हुई है तो। गत लेखांकन, लेखा लाभ हानि विवरण। देखो, गत वर्ष में जो लेखांकन हुए हैं, जो पुराना वाला अंकेक्षक करके गया है, उसकी बैलेंस शीट, उसका लाभ हानि विवरण, उसके लेखे से संबंधित पूरी जानकारी पूरी प्राप्त कर लेनी चाहिए। अस्थायी अंकेक्षण फाइल तैयार करना। ऐसा अंकेक्षण फाइल तैयार करना चाहिए जो आने वाले समय में कार्य क्षेत्र से संबंधित, कंपनियों के विवरण एवं सेवाओं से संबंधित जानकारी उपलब्ध करा सके। अस्थायी मतलब आने वाले समय में जो जानकारी लेना चाहे ले सकते हैं। अगला है आवश्यक प्रपत्रों का अध्ययन करना। आवश्यक प्रपत्रों का मतलब होता है कंपनी अगर कोई है उसमें आवश्यक प्रपत्र में पार्षद सीमा नियम है, पार्षद अंतर नियम है, प्रविवरण है, उन सभी का अध्ययन करना चाहिए। अगर साझेदारी है तो साझेदारी में साझेदारी संलेख होता है, उनका अध्ययन करना जरूरी होता है। अगला है प्रबंधकीय नीतियों का अध्ययन करना। प्रबंधकीय नीतियों के अध्ययन में जैसे मतलब स्टॉक का भुगतान, स्टॉक कितना है, बोनस कितना दिया गया है, ग्रेच्युटी कितना दी गई है और पेंशन का भुगतान कितना किया गया है और संबंधी वे जो किए गए हैं उनका अध्ययन किया जाता है। अंकेक्षण कार्यक्रम तैयार करना। अंकेक्षण कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेगा आपको, जिसमें हम आपको आगे आने वाले प्रश्नों में बताएंगे अंकेक्षण का कार्यक्रम कैसे तैयार किया जाता है, अंकेक्षण के कार्यक्षेत्र का बंटवारा कैसे किया जाता है और कर्मचारी के उत्तरदायित्व कैसे निर्धारित किए जाते हैं। अगला है
कार्य प्रारंभ होने की तिथि को निर्धारित करना, जब से आप अंकेक्षण का कार्य करने जा रहे हैं उसकी तिथि भी आपको लिख लेनी पड़ती है। अगला है नियोक्ता को आवश्यक निर्देश देना। जो आपको नियोक्ता है, आपका नियोक्ता है, अगर आपके जांच करते समय कोई कमी है, कोई कमी आपको मिलती है तो आप उसे क्या कहते हैं, उसको नियोक्ता को बताएं। अगला होता है अंकेक्षण के कार्य का विभाजन। अंकेक्षण के कार्य का विभाजन, अपने नियोक्ता को आवश्यक निर्देश देने के बाद अंकेक्षक को अपने सहायकों के बीच दक्षता एवं कुशलता के अनुसार कार्यों का बंटवारा भी कर देना चाहिए। नियोक्ता का निर्देश देने में इसमें कई पॉइंट इसमें दिए गए हैं। पहला है जैसे शेष निकाला जाए, तलपट तैयार किया जाए, लेनदारों और देनदारों की सूची तैयार की जाए, अस्थायी व्यय एवं पूंजीगत व्यय को कहाँ लिखा जाए, इन सब के बारे में सूचना देना होता है। आप इसको अपनी कॉपी में लिख लेंगे। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो आप इसे अपनी कॉपी में ज़रूर लिखें। अब आपको मिलेंगे नए वीडियो में नए क्लास के साथ।